दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उच्च न्यायालय के बारे में बताऊंगा जिसे इंग्लिश में हाई कोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसके ऊपर आती है देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और इसके नीचे आते हैं सारे अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि जिला अदालतें यानी कि नीचे के स्तर पर जो न्याय करती हैं, और राज्य के स्तर पर जो सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था होती है उसी को हम उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इसके बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप वो प्रश्न छोड़ के आएँ, इसलिए हम ये टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये टॉपिक हम लोग पार्ट्स में क्लियर करेंगे, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट होता क्या है और उसमें न्यायाधीश किस तरीके से काम करते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक उच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब अगर बात की जाए उच्च न्यायालयों की स्थापना की, तो देखो यूं तो उच्च न्यायालयों की स्थापना संविधान के बनने के साथ ही शुरू हो गई, परंतु भारत में उच्च न्यायालय का इतिहास थोड़ा पुराना है, अर्थात संविधान बनने से भी पुराना। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन पहली बार 1862 में हुआ था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। इसके बाद चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में हुई, जो कि आज का प्रयागराज है। लेकिन ये सब ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। हालांकि ये बात माननी होगी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हर प्रांत में अपना अपना न्यायालय ज़रूर बन गया, लेकिन जब भारत का संविधान आया तो भारत के संविधान ने उच्च न्यायालय की व्यवस्था को एक अलग से जगह दी। तो अब सवाल उठता है कि संविधान में उच्च न्यायालय को कहाँ जगह मिली। तो आप लिखेंगे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। लेकिन इन सभी अनुच्छेदों में भी 3 अनुच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसमें से एक था अनुच्छेद 214, एक था 216 और एक था 231। तो ये क्या थे तीनों अनुच्छेद? देखो लाइन से समझ लो। 214 अनुच्छेद में ये कहा गया कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान से समझना कि ये अनुच्छेद ये कहता है कि हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा यानी कि 216 नंबर क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों का गठन कर देना चाहिए। तो वो गठन की बात कर रहा है, वो व्यवस्था की बात कर रहा है, ये गठन की बात कर रहा है। और 231वां क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो सकती है। देखो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला वाला क्या कहता है कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा कहता है उनका गठन होना चाहिए, और तीसरा कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय काम कर सकता है। अब देखो ये जो अनुच्छेद नंबर 231 है ये बेसिकली जुड़ा है 7वें संविधान संशोधन से, जो कि 1956 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। जैसे कि वर्तमान में आपको पता है कि हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इसका मतलब कुछ एक ऐसे राज्य भी हैं जो उच्च न्यायालय को साझा कर रहे हैं, मतलब 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उदाहरण के लिए जो आपका पंजाब और हरियाणा है, दोनों अलग अलग राज्य हैं लेकिन फिर भी दोनों एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं। तो ऐसे उच्च न्यायालय को आप साझा न्यायालय भी कह सकते हो। देखो जो साझा करते हैं उसको साझा न्यायालय भी कहा जाता है। इस सब के अलावा दिल्ली को छोड़कर जितने भी केंद्रीय शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, वो किसी ना किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन आती है। जैसे कि पुदुचेरी जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। यानी कि जितने भी मुकदमे जो पुदुचेरी से जाते हैं वो सारे कहां जाके सॉल्व होते हैं? मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर। और सिर्फ दिल्ली एकमात्र केंद्रीय शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। देखिए आपको पता है कि दिल्ली के तो खुद के अपने फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, नुकसान भी बहुत सारे हैं, क्योंकि चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, दिल्ली के अंदर सब इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली के हाई कोर्ट की यानी कि दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1966 में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार में लाए या फिर उसको हटा दे। कहने का मतलब ये है कि जो संसद है उसको ये पास ये ताकत होती है कि वो किसी केंद्रीय शासित प्रदेश, मान लो कि पुदुचेरी है, वो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, तो संसद चाहे तो उसे अधिकार से हटा भी सकती है और अधिकार में ला भी सकती है। तो इस तरीके से आप भारत के उच्च न्यायालयों की व्यवस्था को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि न्यायाधीशों के बारे में हमें काफी कुछ पढ़ना है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश थे उनके बारे में बताया
बताया था, अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। अगर बात करें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की संख्या की, तो उनकी संख्या संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है आज की तारीख में, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब टोटल 34 होते हैं न्यायाधीश उसके अंदर। लेकिन बात करोगे यहाँ पर, तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं की गई है, वो सब राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो काम के अनुसार, जितना भी काम किसी न्यायालय के अंदर ज़्यादा है उसकी आवश्यकता अनुसार उसके अंदर न्यायाधीशों को अपॉइंट करते हैं या फिर नियुक्त करते हैं। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तो होता ही है जो भी उच्च न्यायालय है उसका, उसके अलावा बाकी सारे जो अन्य होते हैं वो काम के अनुसार होते हैं। जैसे कि किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से मामले ज़्यादा आएंगे, तो ऐसे में उस राज्य के उच्च न्यायालय में ज़्यादा न्यायाधीश होने चाहिए। वहीं किसी राज्य में कम जनसंख्या है, वहाँ कम मामले आते हैं, तो ऐसे में वहाँ ज़्यादा न्यायाधीशों की ज़रूरत ही नहीं है, तो कम न्यायाधीश हो सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गिनती नहीं होती है, ये सब कुछ राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति की, यानी कि अपॉइंटमेंट की। अभी अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो आपको पहले एक चीज़ समझनी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 217 के तहत किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही किसी को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नहीं बना सकता। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, तो पहले तो उन्हें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जिस राज्य के उच्च न्यायालय में वो मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, मान लो कि राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसके अंदर उन्हें न्यायाधीश बैठाना है, मुख्य न्यायाधीश, तो राजस्थान के राज्यपाल की, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राजस्थान के राज्यपाल दोनों की सलाह लेनी पड़ेगी, दोनों का परामर्श लेना पड़ेगा। उसके बाद वो किसी व्यक्ति को उस राज्य का, या मान लो राजस्थान के जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश चुनता है, तो आपको लिखना है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कि राजस्थान है, राजस्थान का हाई कोर्ट है, उसमें मुख्य न्यायाधीश को नहीं चुनना है, मतलब जो चीफ जस्टिस है उसको नहीं चुनना है, उसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं, उसके अलावा जो जज होते हैं उनको चुनना है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को 3 लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी। पहला CJI, ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा राजस्थान के राज्यपाल, और तीसरा राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। ध्यान से समझ लो, जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनने की बारी आई थी तो राज्यपाल की और CJI की सलाह लेनी पड़ रही थी। अब जब किसी अन्य न्यायाधीश को चुनने की बारी आई है तो राज्यपाल की भी सलाह लगेगी, CJI की भी सलाह लगेगी, और राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी लगेगी। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा कि किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को चुनना है तो किसकी सलाह लगेगी, और अन्य न्यायाधीश को चुनना है तो किसकी सलाह लगेगी। तो इस चीज़ को तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि अगर कोई साझा न्यायालय है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का जो न्यायालय है जिसको साझा करते हैं ये लोग, उसमें कोई मुख्य न्यायाधीश बैठाना हो तो उसके लिए किसकी सलाह लगेगी? CJI की तो लगेगी, मगर मतलब मुख्य न्यायाधीश की तो लगेगी। कौन सा मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तो लगेगी ही। साथ में ही दोनों राज्यों के राज्यपालों की लगेगी, यानी कि पंजाब का राज्यपाल अलग और हरियाणा का अलग, दोनों आएंगे, अपनी सलाह लेंगे, उसके हिसाब से चुना जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हिस्सा है कि साझा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए किसकी सलाह लगती है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि राष्ट्रपति किसको बना सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं उस न्यायाधीश की योग्यता की, मतलब उसके अंदर कुछ योग्यताएं भी तो होनी चाहिए। अगर योग्यता ही नहीं होगी तो ऐसे में किसी को भी जज थोड़ी बनाया जा सकता है, किसी को भी जस्टिस थोड़ी बनाया जा सकता है। तो देखो, योग्यताओं में 2 योग्यताएं हैं। पहली है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात तो कॉमन है, आप सबको पता है। और दूसरे में 2 ऑप्शंस है। पहला तो ये है कि उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, मतलब न्यायिक कार्य, कोई भी न्यायिक अधिकारी हो सकता है, तो 10 वर्ष का अगर उसके पास अनुभव है तो बन सकता है। या फिर दूसरी शर्त ये है कि वो उच्च न्यायालयों या फिर अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष लगातार वकालत करके आया हो, मतलब अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो 10 साल से ज़्यादा तक, तब उसको बनाया जा सकता है न्यायाधीश। ठीक है, तो ये इसकी योग्यताएं हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है न्यायाधीश की शपथ या प्रतिज्ञान की, मतलब उसकी शपथ है वो उसे कौन दिलवाएगा। तो इसको ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया कोई आदमी। उसके सामने
लेते हैं न्यायाधीश। कहाँ कहाँ के न्यायाधीश? उच्च न्यायालय के। लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है तो नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति। सिर्फ शपथ का जो कार्य है वो राज्यपाल का है, बाकी सारे कार्य जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद अगर बात करें न्यायाधीश के कार्यकाल की, तो देखो उसकी जो उम्र है, उसकी जो आयु है वो 62 वर्ष की हो सकती है। आपको याद होगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हाईएस्ट उम्र कितनी हो सकती है? 65 वर्ष। इसकी कितनी हो सकती है? 62 वर्ष। इस चीज को आपको याद रखना है। इन जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र खुद राष्ट्रपति को देके अपने कार्य से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये हटाने की बात हो रही है तो वो अपने त्यागपत्र खुद दे सकता है, या फिर संसद की सिफारिश पर भी उसे राष्ट्रपति हटा सकता है। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति और बनती है कि जब उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में हो जाए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई जो न्यायाधीश होता है वो उच्च न्यायालय का होता है, तो उसको उठा करके उच्चतम न्यायालय में भेज दिया जाता है या फिर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब वो जाकर के अपना पद छोड़ता है। अन्यथा वो 62 वर्ष की उम्र तक वहां कार्य कर सकता है। इसके बाद अगर आखिर में बात करें वेतन और भत्तों के बारे में, तो देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो वेतन, भत्ते, अवकाश, सुविधाएं होती हैं, ये सब संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अभी की अगर आप वर्तमान की बात करोगे तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो सैलरी है वो 2,50,000 रुपये है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी कितनी है? 2,25,000 रुपये। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये चीज़ चेंज होती रहती है। मतलब आपको करंट अफेयर्स में ध्यान रखना है कि कितनी सैलरी है इसकी। अभी के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर मान लो कोई बदलाव आ जाए तो उसको आपको ध्यान में रखना है करंट अफेयर्स के मामले में। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के इस पहले पार्ट में आज मैंने न्यायाधीशों के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं और उच्च न्यायालय के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अब इसके बाद इसके अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि एक उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या हैं और इसकी शक्ति क्या क्या है। और ये दोनों पार्ट्स मिला करके आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई कन्फ्यूजन आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।